नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 के विषय अनिवार्य हिंदी का अध्याय 14 पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो लिखा गया है उसकी प्रश्नोत्तरी आपके लिए तैयार है। लघुत्तरात्मक प्रश्न। लूटन पहलवान की राज दरबार का दर्शनीय जीव क्यों कहा गया है? लूटन पहलवान को राज दरबार का दर्शनीय जीवन क्यों कहा गया है? राज दरबार का जो दर्शनीय जीवन बताया है वो लूटन पहलवान को बताया है। उसका कारण क्या है? लूटन पहलवान इधर उधर घूमता या दरबार में जब भी ऊंची आवाज़ में बोलता, उच्च स्वर में गर्जन करता तो लोग समझ लेते थे कि राज दरबार का शेर दहाड़ रहा है। बहुत ही अच्छी आवाज़ में वह बोलता था। लूटन को यूं ही 15 वर्ष बीत गए। इसी प्रकार से पहलवान कभी हारा नहीं, अजय ही रहा, जिसकी कीर्ति यश आसपास के इलाकों में फैली रही। इन्हें कारणों से लूटन पहलवान को राज दरबार का दर्शनीय जीवन बताया गया है। ढोलक की आवाज़ संपूर्ण ग्राम में संजीवनी का कार्य करती थी। कैसे? प्रश्न संख्या 2 है। ढोलक की आवाज़ संपूर्ण ग्राम में संजीवनी का कार्य करती थी। कैसे? ग्राम में मलेरिया व हैजे की बीमारी फैलने से वातावरण निराशा वेदना से भरा हुआ। रात के समय गांव का वातावरण भय से युक्त था। महामारी से पीड़ित लोगों को ढोलक की ध्वनि से संघर्ष करने की शक्ति एवं उत्तेजना मिलती थी। इस प्रकार ढोलक की आवाज़ का पूरे ग्राम पर संघर्ष से जूझने की भावना का प्रेरणादायी असर होता था। पुराने समय में यही एक साधन था कि ढोल बजा करके लोगों को सूचना दी जाती थी। किसी भी प्रकार की कोई घटना होती थी तो उसके बारे में राजा महाराजा अपनी नगरी के अंदर ढोलक की आवाज़ से उस सूचना को लोगों तक पहुंचाया करते थे। अगला प्रश्न है। पहलवान को साफ जवाब मिल गया था कि राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं। क्यों? कारण क्या था उसका? वृद्ध राजा की मृत्यु के बाद नए राजकुमार ने शासन अपने हाथ में ले लिया। राजकुमार ने जब पहलवान और उसके पुत्रों का दैनिक भोजन वे सुना तो उसे अनावश्यक बताया। राज दरबार में अब दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया तथा पहलवान को साफ जवाब मिल गया कि राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं है। उन पहलवानों के स्थान पर घोड़ों ने अपनी जगह को बरकरार बना लिया था, क्योंकि घोड़े की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज होती थी। इसलिए पहलवानों को अपने अपने दरबारों से हटा दिया गया लोगों के द्वारा। अगला प्रश्न है। फणीश्वर नाथ रेणु ने व्यक्तित्व व कृतित्व का परिचय प्रस्तुत कीजिए। फणीश्वर नाथ रेणु के व्यक्तित्व व कृतित्व का परिचय प्रस्तुत कीजिए। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 ईस्वी में पूर्णिया, बिहार में हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ावों एवं संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श रचना मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार से हैं। कितने चौराहे ये उपन्यास है। आदमी रात्रि की महक ये कहानी है। वन तुलसी की गंध संस्मरण है। अब आता है निबंधात्मक प्रश्न। पहलवान की ढोलक
रचना में लेखक ने किन उद्देश्यों को स्पष्ट किया है? फणीश्वर नाथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आ जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिंदा रखता है बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देता रहता है। मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, यह हमारे समक्ष एक प्रश्न है। फिर आता है व्याख्यात्मक प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। ये आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और पढ़कर अच्छी तरह से समझकर फिर उसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या के अंदर आपको अलग अलग बिंदु तय करने हैं। उन बिंदुओं के आधार से आपको उत्तर का जवाब देना है, प्रश्न का जवाब देना है। विजय लुटन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धांजलि प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए, मिट्टी से भर गए। मैनेजर जो राज दरबार का मंत्री था उसने आपत्ति की, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे अपने सीने से छाती से लगाकर प्रसन्न होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली, यानी उस राज्य की इज्जत जो थी वो बचा ली। इसका प्रसंग जो है सह प्रसंग व्याख्या मांगी है। प्रसंग बताया है प्रस्तुत गद्या उत्तरण लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी पहलवान की ढोलक से लिया गया है। इसमें लुटन पहलवान की जीत की खुशी का वर्णन किया गया है। फिर है व्याख्या। मेले की कुश्ती प्रतियोगिता में जैसे ही लुटन पहलवान को विजयी घोषित किया जाता है, विजय की उमंग तरंगों के साथ लोइन कूदता फांदता जोर की आवाज़ें निकालता हुआ सबसे पहले ढोलों को प्रमाण करता है। इसके बाद खुशी से उत्साहित राजा साहब को पहलवान ने गोद में उठा लेता है। राजा के कीमती कपड़े मिट्टी से खराब हो जाने यानी सन जाने जाते हैं। राजा साहब स्वयं प्रसन्न होकर पहलवान को गले लगा लिया और उसे धन्यवाद देते हुए कहा कि तुम बहादुर हो, तुमने गांव की मिट्टी की मर्यादा रख ली। विशेष इसके अंदर बताया है भाषा जो है वो इसकी सरल सहज और बोधगम्य है। कुश्ती में जीत से पहलवान और राजा साहब की खुशी का वर्णन इसके अंदर किया गया है। अब अध्याय 16 जिसका शीर्षक है नमक। रजिया सजाद जहीर ने इसे रचा है, लिखा है। लघुतरात्मक प्रश्न संख्या 1 नमक। ये जो नमक शीर्षक है ये एक कहानी है, रजिया सजाद जहीर के द्वारा लिखी गई। इसका पहला प्रश्न, नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। नमक कहानी के पात्र साफिया भारत की वह उसका भाई पाकिस्तान का नागरिक है। नमक कहानी की जो पात्र है, कहानी के अंदर पात्र होते हैं, उन पात्रों में सफिया नाम की कोई लड़की है, वो भारत की, वह उसका भाई पाकिस्तान का नागरिक है। लेकिन भाई बहन का प्रेम ख़त्म नहीं हो जाता है। इसी प्रकार सफिया में पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास में व्यवहारगत
जो प्रेम भाव दिखाया गया है आपसी, उससे स्पष्ट होता है कि भारत पाक विभाजन होने पर भी दोनों देशों को की जनता में प्रेम मोहब्बत का नमकीन स्वाद आज भी मौजूद है, भरा हुआ है। अगला प्रश्न, सफिया ने नमक की पुड़िया टोकरी से निकालकर अपने हैंडबैग में क्यों रखी? जब सफिया के सामान की जांच हेतु वेटिंग रूप से बाहर निकाला जा रहा था तो सफिया ने सोचा कि इस प्रेम के तोहफे को चोरी छिपे ले जाना ठीक नहीं है। वह इसे कस्टम वाले अधिकारियों को दिखाकर ही अपने साथ ले जाएगी। इसी वजह से सफिया ने नमक की पुड़िया फलों की टोकरी से निकालकर हैंडबैग में रखी। अगला प्रश्न है आखिरी, कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते? यह कथन किसने, किससे और क्यों कहा? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। यह कथन किसने, किससे और क्यों कहा? यह कथन सफिया ने अपने भाई से कहा। सफिया को उसके भाई ने पाकिस्तान से नमक ले जाना गैर कानूनी बताया। सफिया ने कहा कि वह इन्हें दिखाकर ले जाएगी। कस्टम वाले भी तो मोहब्बत और आदमियत वाले इंसान होते हैं, वे प्रेम से इस उपहार को ले जाने से मना नहीं करेंगे। नमक कहानी की मुख्य पात्र सफिया के चरित्र का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, सफिया के चरित्र की मुख्य विशेषताएं। वादे को निभाने वाली महिला थी। सफिया नमक की पुड़िया को चोरी से ले जाना अपने स्वभाव के विरुद्ध मानती है। सफिया का मानवीय रिश्तों में गहरा विश्वास है। सफिया चतुर एवं मानवीय संवेदनाओं का पूरा आदर करती है। ये उसकी सफिया की चरित्र की विशेषताएं हैं। निबंधात्मक प्रश्न, नमक कहानी का मुख्य सारांश प्रस्तुत कीजिए। नमक कहानी का मुख्य सारांश क्या है वो आपको बताना है। नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ से विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर देश प्रदेश की आई सिख बीबी आज भी लाहौर को अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। कस्टम अधिकारी जो थे वहाँ के, वो नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए दिल्ली को अपना वतन बताता है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं, लेकिन ज़मीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई। वो आज भी अपने दोनों देशों के बीच में इस नमक कहानी के तहत भाईचारा दिखाते हैं और मानते हैं। व्याख्यात्मक प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको बिंदु अनुसार उसका प्रसंग बनाना है, व्याख्या का हल करना है, फिर उसकी विशेष जो बातें हैं उसमें वो आपको बतानी है। गद्यांश है, जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी, उसकी तरफ गई। ये एक पैराग्राफ आपको दिया है। इस पैराग्राफ की आपको व्याख्या करनी है। सबसे पहले आपको इसका प्रसंग बताना है कि यह किस पाठ से
या किस कहानी से और इसके लेखक कौन है वो। यह गद्यांश लेखिका रजिया सजाद जहीर द्वारा लिखित नमक कहानी से लिया गया है। इसमें पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौटते समय सफ़िया के सामान की जांच का वर्णन किया गया है। व्याख्या है इसकी। कस्टम अधिकारियों द्वारा जब सफ़िया के सामान की जांच होने वाली थी, उसी समय सफ़िया के शरीर में यानी दिमाग में एक अजीब सी संवेदना पैदा होती है तथा वह तुरंत अपने फैसले को बदलती है और निर्णय करती है कि यह प्रेम का उपहार चोरी से नहीं लेकर जाऊंगी। नमक की पुड़िया कस्टम वालों को दिखाने हेतु उसने पुड़िया का हैंडबैग में रख लिया। इस तरह वह अपने सामान की जांच हेतु एक कस्टम ऑफिसर के पास पहुंचती है। विशेष इस गद्यांश में आपको दिया है भाषा उसकी सुगम और भावपूर्ण शैली में है। सफ़िया की संवेदना व सत्यनिष्ठा को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अगला अध्याय आरंभ होता है। 17वां अध्याय का शीर्षक है शिरीष के फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। इसका लघुत्तरात्मक प्रश्न, जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ, जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब तक हुक उठती है। लेखक के मन में किस तरह के भाव उठते हैं? हुक यानी उसके मन की विचारधारा, उसके मन के भाव। लेखक कहते हैं कि आज भारत में भ्रष्टाचार इतने परवान ऊंचाइयों पर है कि गरीब जनता अत्याचार व शोषण से त्रस्त है, परेशान है। लेखक इस तरह के माहौल में गांधी जी जैसे प्रखर व्यक्तित्व से उम्मीद करता है कि शोषित पीड़ित जनता का मार्गदर्शन कर सके, परंतु लेखक को इस तरह का व्यक्ति नहीं दिखाई देने के कारण ऐसा वो कहते हैं। अगला प्रश्न, काल के कोड़ों की मार से कौन बच सकता है? शिरीष के फूल निबंध के आधार पर आपको बताना है, समझाना है। काल के कोड़ों की मार से कौन बच सकता है? काल यानी समय। समय लगातार एक गतिशील अवस्था में चलता रहता है, परंतु वे लोग जो समय के साथ अपने आप में किसी तरह बदलाव नहीं कर पाते हैं, तो समय उन लोगों पर कोड़े रूपी प्रहारों का प्रयोग करता है। समय के साथ गतिशील व क्रमशील लोग ही समय की मार से बच सकते हैं। अगला प्रश्न, लेखक ने कबीर को शिरीष के समान अवधूत बताकर क्या स्पष्ट करना चाहता है? लेखक कबीर को शिरीष के समान अवधूत बताकर क्या स्पष्ट करना चाहता है, क्या बताना चाहता है? कबीर मस्त मौला व फक्कड़ स्वभाव का व्यक्ति था। जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी वे सहज भाव से रहते थे। किसी प्रकार के अपमान का उनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वे अपनी वाणी को पूर्ण स्वतंत्र रखते थे। उनका जीवन एक अवधूत की भांति कर्मयोग से पूर्ण था। शिरीष का वृक्ष भी चाहे कोई भी मौसम क्यों न हो, उस पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होता है। इसलिए शिरीष के समान अवधूत की तुलना कबीर से हुई है। शिरीष एक वृक्ष है, पेड़ है, जो सभी मौसम में अपने किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं मानता है। उसी तरह से उसी शिरीष वृक्ष की तरह अवधूत की तुलना भी जो है वो कबीर से हुई है। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का संक्षेप में परिचय दीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का संक्षेप में परिचय दीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। द्विवेदी का साहित्यिक कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं।
द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व हिंदी चिंताधारा की सहज लोक परंपरा को पहचान लेता है। साहित्य, दर्शन तथा समाज व्यवस्था संबंधी उनकी कई मौलिक उद्भावनाएं मूलतः निबंधों में ही मिलती है। इसके द्वारा रचित रचनाएं जो हैं वो इस प्रकार हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। अशोक के फूल निबंध है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इस प्रकार की रचनाएं इन्होंने आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने की हैं। निबंधात्मक प्रश्न। निबंध शिरीष के फूल, शिरीष के फूल शीर्षक पाठ जो है वो एक निबंध है। निबंध शिरीष के फूल रचना की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजय जीविका और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कार्य कर्तव्यशील बने रहने की महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्म बल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो जाती है, तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसम सा उठता है। शिरीष के पुराने फलों की अधिकार लिप्सु खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकिया कर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है।